नैनीताल दौरे के दूसरे दिन सीएम धामी ने 126 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। नगर निगम गौशाला में किया गौ पूजन। नैनीताल के हल्द्वानी में सीएम धामी ने कालू सिद्ध मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में की पूजा अर्चना। छत्र चढ़ाकर की प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। रिएक्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में बैठक के दौरान लापरवाही पर अधीक्षण अभियंता को किया निलंबित। इससे पहले थराली में 3 इंजीनियर्स को किया गया सस्पेंड। हरिद्वार के मंगलौर में बकरा ईद के दिन युवक की हत्या से सनसनी, परिवार में मचा कोहराम। जांच में जुटी पुलिस, इलाके में भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात। नैनीताल के भीमताल झील से अज्ञात युवती का शव बरामद। 28 से 30 साल है उम्र। एसपी ने जांच के लिए टीम का किया गठन। उत्तराखंड सहित पूरे देश भर में मनाई जा रही बकरा ईद। मस्जिदों में अदा की गई नमाज, गले लगाकर एक दूसरे को दी बधाई। सभी जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। नैनीताल में नगर निगम गौशाला में गौपूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर प्रदेश के मुख्य पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत गौपूजन कर गौ माता का आशीर्वाद लिया। वही कार्यक्रम में सीएम धामी ने 126 करोड़ रुपए की सौगात देते हुए कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और इस मौके पर सीएम ने रुद्राभिषेक कर पौधा लगाकर स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया है। इसके अलावा सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट और कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत मौजूद रहे। आज 126 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज के इस अवसर पर हम शिक्षा, सड़क, चिकित्सा, सिंचाई, सीवरेज, सौंदर्यीकरण एवं नगर विकास की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही बहुत जो शानदार काम हुआ है यहाँ पर, और जिसके पुण्य के हम सब थोड़े थोड़े अंश के भागी बनेंगे, क्योंकि गौ माताओं के लिए, निराक्षित गौवंश के संरक्षण के लिए आज हम सब ने यहाँ पर मिलकर गौशाला का लोकार्पण भी किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी योजनाएं न केवल क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही इस क्षेत्र की विकास की गति को और तेजी प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में गौ माता को सर्वदेवमयी अर्थात जिसमें सभी देवी देवताओं का वास है, ऐसा कहा गया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में गौ माता के संरक्षण और संवर्धन हेतु बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आपने टेलीविजन पर देखा हो या सोशल मीडिया के माध्यम से या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, कि वो स्वयं भी प्रधानमंत्री आवास में गौ सेवा को उन्होंने अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया हुआ है। और मैं भी प्रतिदिन प्रातःकाल सबसे पहले गौ माता की सेवा करने का प्रयास करता हूं। विपक्ष के कुछ लोग गौ सेवा करने पर हमारा मजाक उड़ाने से भी नहीं चूकते, पर जिन लोगों ने जीवन भर प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया हो और अयोध्या में श्री रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण में अनेक बाधाएं उत्पन्न की हों, राम सेतु को जिन्होंने काल्पनिक बताया हो, सनातन धर्म को गालियां दी, उनके लिए गौ माता के सम्मान की अपेक्षा भी उनसे नहीं की जा सकती है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य में गौ हत्या पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कठोर गौ संरक्षण कानून बनाया है। राज्य में गौ माता का शोषण अथवा गौ हत्या जैसे घृणित अपराध को किसी भी सूरत में
देवभूमि उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौकशी करने वाले जिहादियों को ऐसा दंड दिया जाएगा कि उनकी 7 पीढ़ियां भी कभी ऐसा कृत्य करने की कल्पना तक नहीं कर पाएंगी। आज वर्तमान समय में कृषि में आए बदलाव के कारण निराश्रित गौवंश की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। जहां हम देखते हैं वहां पूरा शहर, अभी गाड़ी में आ रहे थे तो बंशीधर भगत जी कह रहे थे हमसे कि पूरे शहर में गौ माताएं हैं, और जिस कारण से गौवंश के संरक्षण का काम बहुत चुनौतीपूर्ण हुआ है। परंतु सामूहिक प्रयासों से हम लोग इस चुनौती का भी सामना कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत की वैश्विक पहचान बढ़ रही है, हमारी मान्यता बढ़ रही है, चाहे वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, रक्षा उत्पादन का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो या विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो। भारत प्रत्येक क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान बना रहा है। आज जो दुश्मन हमको आंखें दिखाया करते थे, वो बचने के लिए दुनिया भर के देशों की गुहार लगाते फिर रहे हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं, एक समय वह भी था जब भारत का कोई भी बड़ा शहर आतंकवादी हमलों से सुरक्षित नहीं था, परंतु उस समय की सरकारों में उस प्रकार का साहस और उस प्रकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। वे आतंकवादियों और उनके सुरक्षकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाते थे। वे केवल आतंकवाद की निंदा करते थे, पाकिस्तान को कोस कर चुप बैठ जाया करते थे। यहां तक कि उस समय लोग आतंक फैलाने वालों को, जिनको फांसी की माफी कराने तक की गुहार लगाया करते थे, और उन्हें प्रधानमंत्री आवास में, अगर आप सबको स्मरण होगा, तो प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर उनको खीर खिलाई जाती थी। भाइयों बहनों, एक समय वह भी था। और लेकिन आज दुश्मन के किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सरकार और भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, जैसे हमने देखा उरी में आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई, और पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मन के दांत खट्टा करने का काम भारत की सेना ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ऐसा प्रहार किया गया कि पाकिस्तान को 4 दिन के अंदर ही घुटनों के बल आकर संघर्ष विराम की भीख मांगनी पड़ी। भाइयों बहनों, जिस पार्टी के लोग कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर गए थे और कहते थे कि कश्मीर से धारा 370 हट जाएगी तो कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा, ये लोग आदरणीय मोदी जी ने जब से कश्मीर से धारा 370 का कलंक मिटाया है, राजनीतिक परिदृश्य से दुम दबाकर भाग खड़े हो गए हैं। कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर के अंदर विश्व के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कर रेल के माध्यम से भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया है देश की आजादी के बाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं के दौरे पर हैं और ऐसे में शनिवार को सीएम ने हल्द्वानी शहर के प्रतिष्ठित कालू स्थित मंदिर में पहुंचकर भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया और विधिवत पूजा अर्चना करते हुए नवनिर्मित मंदिर में छत्र चढ़ाया। वहीं सीएम ने भगवान ने बता दी कि राज्य की सुख समृद्धि की कामना की है। बता दें कि पौड़ी के ध्वजा स्थापना के साथ न्याय के देवता कंटोलिया ठाकुर के मंदिर में वार्षिक पूजन शुरू हो गया है। वहीं आयोजन से पहले पौड़ी समेत आसपास के गांवों से लाई गई ध्वजों की गाजे बाजे के साथ मंदिरों में इस ध्वजों को चढ़ाया गया। साथ ही मंदिर में अखंड रामायण का पाठ भी शुरू किया गया। आपको बता दें कि कंटोलिया मंदिर में हो रहे इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है और जहां गढ़वाल के विभिन्न स्थानों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। श्री कंडोला देव हमारा भूमाल देवता के रूप में यहाँ पे मान्यता इसकी है
और इस क्षेत्र में इस मंदिर की, इस देवता की अत्यधिक मान्यता है। प्रतिवर्ष यहाँ पर भंडारा आयोजित किया जाता है, जिसमें कि हमारे समस्त इस स्थानीय लोग, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, यहाँ तक कि कुमाऊं से भी लोग इसमें भाग लेते हैं और प्रतिवर्ष इसमें भाग लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ध्वजा का हमारे जो आसपास के जो नगर पौड़ी, मेन पौड़ी गांव है, आसपास के हमारे गांव है, बेंजवाड़ी, राई, गडोली, अन्य कई गांव हैं जहां से कि ध्वजा आते हैं और इसके आसपास के और अन्य गांवों के लगभग 20 से भी अधिक ध्वज यहाँ पर आते हैं। आज से हमारा जो ये वार्षिक जो कंडोलिया महोत्सव है, महोत्सव नहीं मतलब एक हमारा धार्मिक अनुष्ठान है हमारा। तो धार्मिक अनुष्ठान जो हमारा मतलब हर साल चलेगा, ये हर साल चलता ही आ रहा है, अनवरत चला रहा है। हमारे बुजुर्ग लोग इसको करते आ रहे हैं और इस समय नए लड़के हैं वो भी इसमें जुड़े हैं काफ़ी लोग। और इसकी मान्यता आज से नहीं, पौराणिक से चली आ रही है और हमारे बुजुर्ग लोग इसके बारे में कई कथाएँ भी बोलते हैं। और आस्था ऐसा है कि इस टाइम पे जब ये हमारे भंडारा होता है तो पता नहीं इतना सैलाब, जन सैलाब यहाँ पे आता है। जब 8 तारीख जब भंडारा होगा यहाँ पे तो पता नहीं चलता कि इतने लोग आए कहाँ से हैं। जैसे हम बोलेंगे पौड़ी खाली हो गई, पौड़ी खाली हो गई, लेकिन उस दिन अगर यदि आप रहेंगे यहाँ पे तो आपको प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे कि आस्था है। प्रतिवर्ष 3 दिन का आयोजन यहाँ पे किया जाता है और इस 3 दिन के आयोजन में यहाँ पर समस्त जितने पौड़ीजन हैं और जन सहयोग से ये कार्यक्रम किया जाता है। मुख्यतः निशान और झंडे जो है वो हर प्रत्येक गांव से लाए जाते हैं, 9 गांव से लाए जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे पूजन कर तीसरे दिन जो है भंडारा आयोजित किया जाता है। और मान्यता मंदिर की ये है कि अल्मोड़ा में जो गोलजू देव हैं उन्हीं के ही ये भाई कहे जाते हैं। इन्हें गोरक्षनाथ भी कहते हैं, इसीलिए इनका नाम गोरिल भी है। और यहाँ पर उन्होंने स्थान लिया था आकर के और तब से काफ़ी वर्षों से, कम से कम 30-35 वर्षों से तो यहाँ पे अनवरत ऐसे ही भीड़ और भंडारा जो है चलता आ रहा है। सबसे पहले तो जनता को मेरा सादर नमन और यही अपील है कि जो हमारा ये मंदिर है ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, इसके बारे में आप जानिए और इसका 8 तारीख को भंडारा भी है। तो मेरा यही अपील है कि जो यहाँ आता है, मतलब कहते हैं कि उसकी मन्नत भी पूरी होती है। मैं चाहती हूँ कि लोग यहाँ पे आए, इसके बारे में जाने और इस मंदिर का मतलब हर जगह भी हमारा वो नाम चले। तो बस लोगों से यही अपील है कि आप यहाँ पे आए, दर्शन करें, अपनी मनोकामना मांगे और जितनी भी पौड़ी की जनता है सबसे अनुरोध है कि यहाँ पे आए, दर्शन करें। पहले भी देखी है पर इतनी संख्या में नहीं देखी थी, पर कह सकते हैं कि मतलब कहते हैं कि डोली आती है यहाँ पे, जो हमारे भगवान है उनकी डोली आती है उसके कई जगह से और झंडे भी आते हैं। तो उसके साथ लोग आते हैं और यहाँ पे अपना वो करते हैं कि क्या शुभ नाम आपका? शुभ नाम मेरा खुशी। फिर हमारा बहुत ही हमारे भगवान जी कंडोलिया ठाकुर सब पे कृपा बरसते रहते हैं और हमें अपने आराध्य पे बहुत वो है। और यहाँ बहुत भव्य और कई वर्षों से बहुत भव्य वो आयोजन होता है। तो हम कंडोलिया भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सबको सुखी रखे और सारे उत्तराखंड का वो हो। की जनता से यही कहेंगे कि सबकी सुख समृद्धि हो। कंडोलिया ठाकुर से यही प्रार्थना करते हैं कि सबको सुखी रखना और अपना आशीर्वाद देना और पौड़ी का खूब विकास हो। आपका शुभ नाम? मैं मंजू गुसाई। देश भर में विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर खाद्य सुरक्षा विभाग कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को जागरूक कर रहा है, जिसका उद्देश्य आमजन को खराब और दूषित खान पान के प्रति जागरूक करना है। इसी क्रम में देहरादून के मंडल मुख्यालय में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लोगों को अपनी सेहत के प्रति जागरूक किया जा रहा है। तारीख को हमारा विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इस संबंध में विभाग द्वारा जो है अपने अपने जनपदों में जो है जन जागरूकता कार्यक्रम, लोगों को उसकी महत्ता क्या है, खाद्य और किस प्रकार से खरीदे जाने, इस संबंध में विभिन्न जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी संबंध में एक मंडल मुख्यालय पौड़ी में मेरे द्वारा जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ताकि लोगों को एक अवेयरनेस प्रोग्राम या जन जागरूक किया जा सके।
नैनीताल के भीमताल झील में अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल स्थानीय लोगों को झील में युवती दिखाई दी, जिसके बाद लोगों ने भीमताल पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को झील से बाहर निकाला और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक युवती का झील किनारे शव प्राप्त होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस मौके पहुंचकर शव को कब्जे पुलिस लिया गया। पंचायतनामा की कार्रवाई चल रही है। फॉरेंसिक की टीम मौके पर आई है। घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रियों की लगातार घटौती को देखते हुए ऐसे में घटतौली की शिकायतें मिलने पर नापतोल विभाग ने छापेमारी करी है और कार्रवाई को अंजाम दिया। जहां पर विभाग की कई दुकानों का चालान किया गया और ऐसे में दरअसल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में लगातार श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या यहां पर नजर आ रही है। ऐसे में ठेली वाले लगातार घटतौली कर यात्रियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर से रामलीला मैदान तक सैकड़ों की संख्या में यात्रा सीजन में फलों और साथ ही साथ लोकल उत्पादों की दुकानें लगती हैं। अब लोकल यहाँ पर नापतोल विभाग के कर्मचारी कम होने के कारण इनके बाट तराजू का सत्यापन नहीं हो पाता है, जिससे लगातार घटतौली की शिकायतें आ रही हैं। गंगोत्री के मुख्य पड़ाव उत्तरकाशी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट उपरोक्त फल व्यापारी बिना तौल उपकरण के, ठीक है, बिना माप यंत्रों के, ठीक है, इनको सत्यापन किए बिना जो है यात्रियों को जो है, ठीक है, बिना तौल उपकरण सत्यापन किए हुए, ठीक है, फल बिक्री कर रहे थे, जिसमें कई यात्रियों की शिकायत है कि हमें घटतौली दिया जा रहा है। अभी रूटीन चेकिंग में देखा गया है, ठीक है, उपरोक्त व्यापारियों द्वारा बिना सत्यापन के, ठीक है, फल बिक्री किए जा रहे थे। अभी आकर के, ठीक है, इनके खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की गई, जिसमें जो है सत्यापन प्रमाण पत्र इनको दिया गया। कितने के चालान हुए? अभी प्रत्येक व्यापारियों का बिना सत्यापन प्रमाण पत्र के 500 रुपये प्रत्येक व्यापारी का चालान किया गया, जिनमें से 8 लोगों का अभियोजन दर्ज किया गया। 8 लोगों के चालान किए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच केदारनाथ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सिरसी हेलीपैड पर लैंडिंग से पहले हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त केदारनाथ से, जहां पर बड़ासू के पास सड़क पर ही ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बता दें कि क्रिस्टल एविएशन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। पायलट को मामूली चोट आई है, यात्री सभी सुरक्षित हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश होने की यह बड़ी खबर है इस वक्त की। बड़ी खबर इस वक्त की केदारनाथ से सामने आ रही है, जहां पर सिरसी हेलीपैड पर लैंडिंग से पहले ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। बड़ासू के पास सड़क पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, बड़ासू के पास ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। क्रिस्टल एविएशन कंपनी का ये पूरा हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। पायलट को मामूली चोटें आई हैं और ऐसे में यात्री सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लैंडिंग से पहले ही यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। ये केदारनाथ से बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। फिलहाल लोगों में डर का माहौल है इस वक्त सिरसी हेलीपैड पर लैंडिंग से पहले, क्योंकि हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। ये बड़ी जानकारी है केदारनाथ से इस वक्त की। बड़ासू के पास सड़क पर ही ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। क्रिस्टल एविएशन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, जो कि लैंडिंग से पहले क्रैश हो चुका है। तकनीकी खामियों के चलते ये क्रैश होने की संभावना यहाँ पर देखने को मिली और इसके बाद यहाँ पर सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित हैं और पायलट को मामूली चोटें आई हैं। तुरंत उपचार के लिए यहाँ पर अस्पताल में पायलट को भेज दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर क्रैश की बड़ी जानकारी इस वक्त केदारनाथ से। कंपनी का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, जो कि लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया है। पायलट को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन यात्रियों को बता दें कि सभी सुरक्षित है।
खबरों में आगे बढ़ती है। लक्सर के मंगलौर में एक युवक की सरेआम हत्या कर दी गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद ही कोतवाली पहुंच गया और बताया कि आरोपी के बेटे की 1 साल पहले नहर में डूबकर मौत हो गई थी, जिसको लेकर आरोपी को मृतक पर शक था और उसने ही अपने बेटे की हत्या की है। वहीं पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मिली ये कस्बा चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने दूसरे एक बच्चे का गला रेत के उसकी हत्या कर दी। तो घटनास्थल पर आए हैं और एट द स्पॉट ही शायद वो जो मृतक था उसकी डेथ हो गई थी और अभी बॉडी मोर्चरी में है। बाकी हम देख रहे हैं कि क्या कारण थे, किस लिए थे। जो व्यक्ति जिसने घटनाक्रम किया वो हमारी एक्सेस में है, उसको हमने पकड़ लिया है। मुकदमा दर्ज करके आगे की लीगल कार्रवाई जो है वो की जाए। बड़ी जानकारी भी देख सकते हैं आप। युवक की सरेआम हत्या करने का मामला सामने आया है और ऐसे में लक्सर के मंगलौर और इसके अलावा आरोपी खुद कोतवाली पहुंचा है। उसने अपना जुर्म कबूला है। उन्होंने कहा कि बेटे की हत्या के शक में ही ये हत्या की गई है। लक्सर ये मामला जब सामने आया तो आसपास के इलाके में हड़कंप मच चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मनोज कश्यप हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। मनोज, युवक की सरेआम हत्या करने का मामला सामने आ रहा है, आखिरकार आरोपी कौन है? हत्या को आखिरकार क्यों अंजाम दिया गया? बिल्कुल, देखिए नीति, जिस तरीके से आज सुबह से ही पूरे हरिद्वार के अंदर ईद का जो त्योहार तो बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा था, लेकिन ऐसे में हरिद्वार के मंगलौर कस्बे से कुछ दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां पर युवक की सरेआम हत्या कर दी गई है। हालांकि जो हत्या करने वाला आरोपी था वो स्वयं थाने में पहुंचा, उसने अपना जो जुर्म है वो भी कबूला। उन्होंने कहा है कि उनके बेटे की हत्या की गई थी, इसी की वजह से जो है सख्त में उसने उस युवक की हत्या की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। घटना के बाद जो पुलिस अधिकारी थे वो घटना पर पहुंचे थे और तमाम जो प्रशासनिक टीम थी वो भी मौके पर पहुंची थी, क्योंकि ऐसे में जो मंगलौर का क्षेत्र मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र भी उसको कहा जाता है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से आज ईद का त्योहार था, चारों तरफ जो ईद की खुशियां थी वो बांटी जा रही थी, लेकिन ऐसे में जब ये घटना हुई तो तमाम जो खुशियां थी वो मातम में बदल गई। यहाँ पे घटना के बाद में भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है, किसी और अनहोनी को जा सके, इसलिए यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल को भी लगाया गया है। जी नीति। ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नशा तस्करों के खिलाफ लक्सर पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर लगातार जारी है। ऐसे में चेकिंग के दौरान अवैध नशीले कैप्सूल्स के साथ एक केमिस्ट और एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और कब्जे से 508 कैप्सूल्स बरामद किए गए हैं। अब आपको बता दें कि दोनों तस्करों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसी के साथ दोनों नशा तस्कर लक्सर क्षेत्र के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं और मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में ये आए दिन नशे का व्यापार कर रहे थे। राजधानी देहरादून के कई चौराहों, मार्गों और फुटपाथ पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिस पर नगर निगम और पुलिस विभाग के स्तर पर भी कार्रवाई की जाती है, लेकिन बावजूद इसके कुछ समय बाद स्थिति ज्यों की त्यों नजर आती है। इसी को देखते हुए अब पुलिस विभाग की ओर से फिर अतिक्रमण मुक्त अभियान शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। उनका हैवी जुर्माना लगे तभी मुझे लगता है कि इसको अच्छे से और कंट्रोल किया जा सकेगा। देहरादून से एसएसपी अजय कुमार सिंह बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल है कि हैवी जुर्माना लगाया जाएगा तो लगाएगा कौन? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ज्यादातर सड़कों के किनारे या तो दुकानदारों का कब्जा है या फिर ठेला रेहड़ी वालों का। दुकानें उनकी सजी रहती हैं, जिसकी वजह से आए दिन राहगीरों को परेशानियां होती हैं। कुछ इलाकों में तो अतिक्रमण की वजह से भारी ट्रैफिक जाम की समस्या है। देहरादून की सच्चाई तो ये है कि ज्यादातर चौक चौराहों पर ऑटो टोटो वाले आतंक मचा रहे हैं। अगर कोई राहगीर टोटो या ऑटो वालों से ये पूछ दे कि आप सड़क के बीच में गाड़ी रोककर सवारी उठाते हैं, जिसकी वजह से जाम लग जाता है, तो ऑटो या टोटो वाला पूछने वाले व्यक्ति के साथ मारपीट पर उतारू हो जाता है। ये बात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर ट्रैफिक पुलिस वालों तक सबको पता है, लेकिन इसे लेकर बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं की जाती। देखिए, किसी भी शहर जब डेवलप होता है तो अतिक्रमण एक उसकी बहुत बड़ी समस्या होती है और जिस तरह से देहरादून में देखा गया कि
अस्थायी अतिक्रमण, उसमें बहुत सारे व्यापारी जो छोटे-छोटे उनके द्वारा भी किया जाता है। और साथ ही साथ सबसे बड़े जो देखा गया दिक्कत वो जो फल ठेली वाले होते हैं, जो करीब 5000 से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पता चला है कि रजिस्टर्ड भी है। तो इनका जो मूवमेंट होता है वो कहीं न कहीं रेगुलेट करना मुश्किल होता है। ये जॉइंट एक्साइज़ में मुझे लगता है ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि पुलिस के द्वारा जो पुलिस एक्ट में जो प्रावधान है जुर्माने के, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक इसको टीम द्वारा जब्त ना किया जाए या ऐसे लोगों के लाइसेंस ना निरस्त किए जाएँ, तब तक मुझे लगता है कि इफ़ेक्टिव कंट्रोल नहीं आएगा। इसीलिए जॉइंट टीम बनाई गई नगर निगम, प्रशासन, पुलिस की, कि वो जॉइंट टीम में उसकी जब्ती भी करे, ऐसी ठेलियों की पड़ पे जो लग रहे हैं अवैध, उनके सामान को जब्त करे, उनका हेवी जुर्माना लगे, तभी मुझे लगता है कि इसको अच्छे से और कंट्रोल किया जा सकेगा। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और ये भी जानते हैं कि गर्मियों के दिनों में देश दुनिया से हजारों की संख्या में लोग देवभूमि आते हैं, जिन्हें घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। शहर की सच्चाई ये है कि कुछ इलाकों में सड़कों किनारे फुटपाथ तो बने हैं, लेकिन उस पर दुकानदारों का कब्जा है। जहां फुटपाथ नहीं बने हैं, वहां उन इलाकों पर सड़कों के किनारे गाड़ियां पार्क की जाती हैं या ठेले वालों का राज है। देहरादून शहर की आबादी साल दर साल बढ़ती ही जा रही है और गाड़ियों की संख्या जाहिर है कि बढ़ रही है। इसके साथ ही अतिक्रमण पर भी ये सच है कि पुलिस और नगर निगम बीच बीच में कार्रवाई करती है, लेकिन नियमित कार्रवाई नहीं होने की वजह से फिर से सड़क किनारे दुकानें सज जाती हैं। लिहाजा ये जरूर है कि अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जाए और आगे एसएसपी साहब ने ठीक कहा कि भारी जुर्माना वसूला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।